बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं बीमारियों के हवाले से, लेकिन आज हमने एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक उठाया है और हम बात करेंगे मरीज़ों के मसाइल के हवाले से और इसके साथ साथ जो तिब्बी अमला उनको जो तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा होता है उनके मसाइल के हवाले से भी। पेशेंट सेफ्टी यानी तहफ़्फ़ुज़ बराए मरीज़ा और हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी यानी हस्पताल के अमले का तहफ़्फ़ुज़, ये वो दो नए शोबाजात हैं जो कि आलमी इदारा सेहत और आलमी इदारा मेहनत ने अभी तश्कील दिए हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो वो खुशी से हस्पताल नहीं जाता और हस्पताल जाते वक्त उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी हो पाती हैं और वो क्या मसाइल हैं जो कि हस्पताल में पेशेंट्स को फेस करने पड़ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल और क्लिनिक्स ये ऐसी जगह हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद होता है उसका हाईली क्वालिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर कवायद व ज़वाबित का भी ख्याल रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इन तमाम बातों का ख्याल ना रखा जाए तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की बात की जाए तो वो भी इंसान होते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह उनकी भी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ और कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनका ख्याल रखना, जिनका एहसास करना मरीज़ और उनके अटेंडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जो भी अमला अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहा होता है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि उनके हुकूक का भी ख्याल रखा जाएगा। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रबर साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं DWE के। उनके साथ साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सायरा कुद्दूस जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, और ये दोनों रिसोर्स पर्सन हैं हेल्थ वाइज प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी राय साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब कोई इंसान बीमार होता है और हस्पताल जाता है तो हस्पताल से उसकी ख़ास किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो चाहता है कि उसकी तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाए, उसका ख्याल रखा जाए। तो जब मरीज़ हस्पताल जाता है तो क्या उसकी ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो पाती हैं या एक ये डिफरेंट ही जगह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम की तवासत से हम अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। मरीज़ जो है वो एक ऐसा शख्स है जो तकलीफ़ में है, उसे तकलीफ़ है, वो दुख में है। अब वो दुख के साथ साथ उसके जो लवाहिकीन हैं वो भी परेशान हैं। अच्छा, अस्पताल पहुंचने पर मरीज़ को बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं कि वहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि वो ये समझेगा कि मुझे यहाँ पर मैं एक कंसोल होऊंगा, मुझे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अटेंड किया जाएगा। दूसरा, जो उसे जिस्मानी तकलीफ़ उसे हो रही है उसको रफ़ा किया जाएगा, उसकी मुझे दवा मिल जाएगी। अब यहाँ पर दो किस्म के हमें ज़रूरियात, दो किस्म की चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक तो हमने उसका जब मेडिकल डायग्नोसिस करना है और दूसरा उससे पहले हमने उसको अटेंड करना है पेशेंट को। क्योंकि आपने पेशेंट को अगर अच्छे तरीके से अटेंड किया है, उसको बेहतर तरीके से आपने देखा है तो उसकी पहली तवक्को उसकी पूरी हो जाती है, वो कंसोल हो जाता है, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना है, उसने डॉक्टर के पास जाना है, उसने दवा लेना है। अगर उसका इंटरएक्शन जो है डॉक्टर के साथ, मरीज़ का इंटरएक्शन ज़्यादा कॉर्डियल है, ज़्यादा बेहतर है, तो वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर सेव करता है और वहाँ वो तवक्को ये लेकर जाता है कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगा। हमें इसलिए जो अस्पताल का अमला है उसको काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है कि वो पेशेंट को इस तरह अटेंड करे कि उसकी तकलीफ़ जो जिस्मानी है, जो वो अपसेट है, जो परेशान है, वो उसमें कम हो जाए, फौरी तौर पर उसमें कमी आ जाए। सही। अच्छा, डॉक्टर सायरा सर ने बताया कि किस तरह से मरीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हॉस्पिटल से, लेकिन एक चीज़ है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। मैं चाहती हूँ कि आप इसके मुतालिक बात करें, क्योंकि हस्पताल जाते वक्त मरीज़ यही सोचता है कि मैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए जा रहा हूँ, तो क्या वहाँ पर जाकर उसको कोई और इन्फेक्शंस भी लग सकते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल्स तो एक्स्ट्रा सैनिटाइज्ड होते हैं, बड़ी सफाई का ख्याल रखा जाता है, तो फिर और इन्फेक्शंस कैसे लग जाते हैं लोगों को? जी, जब एक मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल होता है और वो किसी और बीमारी के साथ आता है और बीमारी उसके एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद उसको एक नई इन्फेक्शन अगर नमूदार हो जाए तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं।
या इसका दूसरा नाम जो है वो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर एक हॉस्पिटल की इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ सही नहीं हैं, वो सही तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, या वहाँ का स्टाफ जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसको या तो प्रोवाइड नहीं की जा रही, या वो खुद ही केयरलेस है इस बारे में, और वो कंटेमिनेशन खुद ही स्प्रेड कर रहा है, तो इस तरीके से मरीज़ को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो सकती हैं। अच्छा, कोई पेशेंट्स होते हैं जो कि मोर एट रिस्क होते हैं, जिस तरह के अगर उम्र रसीदा अफराद हैं या छोटे बच्चे हैं, क्या इनको ज़्यादा ख़तरात लाहक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ यंग पर्सन? बिल्कुल, और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो उनको भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए जो है वो हॉस्पिटल ऐसी मेजर्स ले कि डिसइंफेक्शन वो अच्छे तरीके से करे, स्टेरिलाइजेशन अच्छे तरीके से करे, और हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनकी भी प्रोटेक्शन करे, क्योंकि ना सिर्फ इन्वायरमेंट से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है, बल्कि हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू भी हो सकती है। सही, और पेशेंट से भी हेल्थ केयर वर्कर को भी हो सकती है। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा, ये आपने एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात की, अच्छी बात की है, जो हॉस्पिटल्स इन्फेक्शन है। अच्छा, इसमें हमें एक और पहलू की तरफ भी जाना है। हमारी चूँकि सोशल बाइंडिंग ज़्यादा है, अगर वालिद बीमार है तो साथ उसकी पूरा खानदान भी आएगी, हाँ। उसके बच्चा भी आएगा, वालिद का भाई भी साथ आ सकता है। हमें अपने मरीजों को, अपनी कम्युनिटी को ये काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि पेशेंट के साथ लीस्ट अटेंडेंट हो, उसके साथ कम से कम अटेंडेंट है, ताकि जो हेल्दी लोग हैं कम से कम वो तो उस एनवायरनमेंट से बाहर रहे। ऐसा ही है, और अगर अटेंडेंट्स को मना किया जाता है तो वो बाकायदा नाराज होते हैं। और आईसीयू में भी मैंने देखा है कि बाहर इतने लोग जमा हो जाते हैं कि एक रश का समा हो जाता है। हालांकि वहां पर तो स्पेशली वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एंड दे आर वेरी मच प्रोन टू इन्फेक्शंस। अच्छा सर, ये हमने बात तो की कि लोग इस तरह से आ जाते हैं, तो चेक एंड बैलेंस है कोई हमारे हॉस्पिटल्स में? क्योंकि वेस्ट में तो बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, अथॉरिटीज होती हैं जो कि जाके चेक करती हैं कि हॉस्पिटल में प्रॉपर सैनिटेशन का सही निज़ाम है कि नहीं, और प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो पाकिस्तान में ये किस तरह से वर्क करता है? हाँ जी, बिल्कुल इसमें है। इसमें जो हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो बड़ी फ़ाल हैं। सही, रेगुलेटरी बॉडी इसमें इंस्ट्रक्शंस इशू करती रहती हैं, लेकिन इसमें जो हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमें अटेंडेंट को हॉस्पिटल जो अंदर एरिया है, इंटीरियर ट्रैफिक उसे कहते हैं, उसको कम से कम करना है। हमें ऐसी सहूलियात मुयस्सर करनी पड़ेंगी अपने हॉस्पिटल्स के वेटिंग एरिया में कि जो उसके साथ अटेंडेंट अगर आ भी गए हैं घर से, तो वो हॉस्पिटल की जो अंदर जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, जो वार्ड्स एरियाज है, उससे वो बाहर रहे। बिल्कुल ऐसे ही, उससे वो बाहर रहे और मिनिमम जो है अटेंडेंट रहे। और उसमें हमने एक और बड़ा अच्छा काम किया है हमारे हॉस्पिटल में, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। वो उन्होंने अपने स्टाफ को इतना ट्रेंड किया है, इतना अच्छा ट्रेंड किया है नर्सेस को, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, कि पेशेंट इतना कंफर्टेबल होता है कि उसको अटेंडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सारी नीड्स वहीं पर पूरी होती हैं। अच्छा डॉक्टर सायरा, हमने बात की कि किस तरह से हॉस्पिटल का जो अमला है वो कोशिश करता है कि सारी नीड्स पूरी हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूम फॉर एरर रह जाता है। अच्छा, वेस्ट में हमने बात की, तो वेस्ट का मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है उसको बैंड एक पहना दिया जाता है जिस पर उसका नाम, उसकी एज मेंशन्ड होती है, और अगर वो पेनिसिलिन या किसी भी मेडिकेशन की तरफ उसकी एलर्जी है तो वो भी मेंशन्ड होता है। और हर दफ़ा जब नर्स आती है पेशेंट को चेक करने के लिए तो वो बाकायदा पहले उसका नाम बोलती है, उसका बैंड रीचेक करती है। और हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमें लगता है कि यार ये क्या एक्स्ट्रा ये लोग काम करें, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि कोई मेडिकेशन एरर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो आप ज़रा बताएं कि मेडिकेशन एरर क्या होता है, और अगर गलत दवाई किसी पेशेंट को लग जाए तो क्या उसका कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, मेडिकेशन एरर्स जो हैं वो बहुत किस्म के हैं, ठीक है, और दुनिया में अमवात की पहली 10 वजूहात में से एक जो है वो मेडिकेशन एरर्स हैं। मेडिकेशन एरर जो है वो दवा की फराहमी में कोई कोताही करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी दवाएं जिनके नाम मिलते जुलते हों और आपने गलती से वो दवा मरीज़ को दे दी हो, या मरीज़ की शनाख्त आप सही तरीके से ना कर पाएँ, किसी और को वो दवा दे दें, या कुछ ऐसी अद्वियात जिनकी अशकाल मिलती जुलती हों वो आप दे दें। फॉर एग्जाम्पल कोई टैबलेट्स कटी हुई फॉर्म में होती हैं कि एक ही टैबलेट कटी हुई है और उसका नाम पढ़ा नहीं जा रहा, और वो आप गलत पेशेंट को दे दें,
तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेंगी, कुछ कम करेंगी, कुछ शुगर लेवल को हाई करेंगी, कुछ कम करेंगी, कुछ दिल की धड़कन को तेज़ करेंगी, कुछ कम करेंगी। तो वो एक हेल्दी शख्स को, जिसको कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वो बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पाकिस्तान में ये भी ट्रेंड है कि दवाइयों को काट दिया जाता है, जी। उसका नाम भी चला जाता है और उसकी एक्सपायरी डेट भी चली जाती है। तो बिल्कुल। अगर आपने दवाई का जो फलता है उसको आपने कट भी करना है तो ऐसे कट कीजिए कि नाम कट ना हो और एक्सपायरी डेट भी कट ना हो। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुना है कि ये एक्सपायर हो गई है लेकिन ये काम सही करती है, तो खुदारा ऐसा मत कीजिए। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं इसी मौका से फ़ायदा उठाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर हेल्थ केयर कमीशन जो है मुख्तलिफ सूबों के, उसमें उन्होंने फार्मासिस्ट के रोल को बढ़ा दिया है। बिल्कुल। जब फार्मासिस्ट का रोल बढ़ेगा तो जो इसमें मेडिकेशन में जो एरर आ रही है वो कम हो जाएगा। ठीक। फार्मासिस्ट की एंगेजमेंट कर रहे हैं, फार्मासिस्ट का रोल बढ़ा रहे हैं, फार्मासिस्ट को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं और इस पर ज़्यादा काम हो रहा है और इस पर ज़्यादा काम करने की भी जी, ज़रूरत हमारी है। गवर्नमेंट इस पे स्पेशली काम करी है एंड आई एम वेरी हैप्पी। हमने एक प्रोग्राम में फार्मासिस्ट को बुलाया तो मैं उनसे बातचीत करके आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि आप चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है यहाँ पर। ऐसा ही नहीं है कि आप कोई भी दवाई जाकर ले लें। अच्छा सर, हमने बात की कि किस तरह से हॉस्पिटल में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, तो अगर मरीज को फिर भी कोई शिकायत है तो क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे मरीज जाकर कह सके कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी ट्रीटमेंट से, या फिर अस्पताल का जो अमला है उनकी जो मेरे साथ रवैया उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? कहीं पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है? इस पर बहुत काम हुआ है। पेशेंट्स के राइट्स पर बहुत सारी बात हो चुकी है, इस पर लॉ भी बन चुका है और पेशेंट उसको एक तो जनरल पोर्टल पर भी कंप्लेंट कर सकता है, दूसरा ग्रीवियंसेस सेल है, ग्रीवियंसेस कमेटी है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो बनाई गई है। तीसरा जो इसमें बड़ा अहम काम है वो हेल्थ केयर कमीशन का है। वो हेल्थ केयर कमीशन को कम्युनिकेट कर सकता है, इन रिटर्न कर सकता है, उनके पोर्टल पर कर सकता है कि मुझे इस तरह सही तौर पर या अटेंड नहीं किया गया, या मुझसे अच्छा सलूक या अच्छी ट्रीटमेंट मुझे नहीं दिया गया, या मुझे इस चीज़ में डाउट है। उस पर हेल्थ कमीशन इज वेरी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। पेशेंट राइट्स के बारे में हेल्थ कमीशन बड़ा सीरियस है और इस पर कंप्लेंट्स होती हैं और उस कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जाता है। कोई हेल्पलाइन भी है जिस पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट्स नोट हाँ जी, हेल्थ कमीशन का जो नंबर है उसको हम इस्तेमाल करके हेल्थ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर हम वहां पर फौरी तौर पर कंप्लेंट पोर्टल पर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया। जी। अच्छा डॉक्टर सायरा, इसी तरह इंजेक्शन प्रैक्टिसेस की तरफ आ जाते हैं। पहले ये होता था कि इंजेक्शन यूज़ किया, नीडल तोड़ी नहीं जाती थी और वो किसी के भी हाथ लग गई है, स्पेशली ड्रग्ड एडिक्ट्स के हाथ अगर वो लग जाती थी तो वो उसको रीयूज़ करते थे। इसी तरह अस्पताल में भी बाज़ औक़ात ये कहा जाता था कि जी नीडल्स जो हैं वो रीयूज़ हो रही हैं। तो सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और अगर गलत डायग्नोसिस किसी का हो जाए तो फिर किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है? देखिए, सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिस्पोजल ऑफ सिरिंजेस है। तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और डिस्पोजल ऑफ शार्प्स के लिए अलग कंटेनर्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं, विच आर येलो कलर्ड, और वो पंक्चर रेजिस्टेंट बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो हमें उसको प्रोटोकॉल्स के मुताबिक डिस्पोज ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई सिरिंज जो है वो छोड़ दी ऐसे ही तो वो किसी को भी प्रिक हो सकती है, या आप जनरल वेस्ट बॉक्स के अंदर एक सिरिंज फेंक देते हैं तो जो वेस्ट हैंडलर है वो एट रिस्क हो जाता है, उसको जो है वो प्रिक हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो उसके जो है प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उसका डिस्पोजल करना चाहिए। किए जाते हैं प्रॉपर्ली और जी, कायदीन कवायद तो बन चुके हैं लेकिन उसको अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो फिर आप सेफ हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि सही तरीके से फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। रूल्स तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनको फॉलो भी हमें करना है। अच्छा सर, क्वैक्स की बात करते हैं। हॉस्पिटल में तो ख्याल रखा जा रहा है, पेशेंट के भी जो उनको मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन अगर हम क्वैक्स की बात करें, जो कि बहुत सारे लोग इस तरह के डॉक्टर के साथ काम करते हैं और वो खुद डॉक्टर बन के क्लिनिक्स खोल लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं लोगों को, और उनके पास जाने वाले मरीज अक्सर सेटिस्फाइड भी होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन दिया और मेरे सारे दर्द चले गए। तो इन पर कैसे चेक किया जा रहा है और बैलेंस रखा जा रहा है? जी, जो क्वैक्स का मसला इनफैक्ट उस वक्त ये ज़रूरत एक किस्म का जो
हमारे पास इशू ऐसे इमर्ज हुआ है कि हमारे पास पहले शुरू में मेडिकल ग्रेजुएट्स की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, तो जो कुछ रिमोट एरियाज थे, जो कुछ एरियाज ऐसा थे, तो उनको फौरी तिबी इमदाद के लिए जो बंदा जो कुछ कर सकता था वो हेल्प करता था। जो इसमें यकीनी तौर पर जो क्वालिफाइड आदमी है उसको ही वो काम करना चाहिए। मैं अगर गाड़ी चलाने का लाइसेंस मेरे पास नहीं है तो मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं अपने लिए भी खतरा हूँ, मैं कम्युनिटी के लिए भी खतरा हूँ। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। जो तिब वाले हैं वो अलग प्रैक्टिस करेंगे, होमियो वाले अपनी अलग प्रैक्टिस करेंगे, एलो वाले अपनी अलग प्रैक्टिस करेंगे। हेल्थ केयर कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ छापे वगैरह पड़ते हैं? जी बिल्कुल छापे पड़ते हैं। उनको क्लिनिक्स बंद किए जाते हैं, सील किए जाते हैं, दोबारा खोले भी नहीं जाते, और वो इस प्रोफेशन को छोड़कर अपने दूसरे कामों में जा रहे हैं। और इसमें रेलेवेंट लोग जो हैं, जो रिलेटेड लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वही आ रहे हैं। जैसे कि हम फार्मेसीज पर देखते हैं, नो द प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट देयर। इसी तरह जो क्लिनिक्स हैं वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो क्वालिफाइड हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जो रजिस्टर्ड है, उन्हें प्रैक्टिस करने की इजाजत है, और इसी चीज को आम किया जा रहा है। इसमें कम्युनिटी ने भी अपना रोल अदा करना है। बिल्कुल, ऐसे डॉक्टरों के पास ना जाएं। हाँ, ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं जिसके पास डिग्री नहीं है, जो आखिर कम्युनिटी में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमें पता है कौन सा क्वालिफाइड है, कौन सा नॉन क्वालिफाइड है। हमें हमेशा क्वालिफाइड के पास ही जाना चाहिए। तो हमारे वर्कर्स एजुकेशन का भी यही प्रोग्राम है कि हम आवाम को ये अवेयरनेस देते हैं, वर्कर्स को ये अवेयरनेस देते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाएं, क्वालिफाइड आदमी के पास। यानी आवाम को भी अपना रोल जो है वो अदा करना होगा। सिर्फ आप डॉक्टर्स पे और अथॉरिटीज पे ना बैठ जाएं। अगर आपको पता है कि वो डॉक्टर नहीं है तो आप उसके पास मत जाइए। अच्छा, अनसेफ सर्जरी की तरफ आते हैं। बहुत दफा ये मजाक किया जाता है कि डॉक्टर ने सर्जरी करते वक्त अंदर गॉस पीस छोड़ दिया, अंदर कोई स्पंज रह गया, तो क्या वाकई ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, और ये बहुत सीरियस इशू है। अनसेफ सर्जिकल प्रैक्टिसेस जो हैं, इसमें यह है कि WHO ने भी कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं, जैसे टाइम आउट प्रोटोकॉल बनाया है, और उसके लिए WHO ने सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट जो है वो डिवाइस की है, और वो हॉस्पिटल्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। उसमें यह होता है कि जिस वक्त मरीज़ ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है तो उसकी सर्जरी करने से पहले वो सारी टीम जो है ना, जो वहाँ पे मौजूद होती है, वो वेरीफाई करती है कि क्या ये वही मरीज़ है, उसकी शनाख्त करती है। फिर देखते हैं कि डायग्नोसिस ये वही है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिस्प्लेड होती हैं, वो देखते हैं कि वही मतलब है जो लिखा हुआ है जिसका हम करने जा रहे हैं, सारा कुछ वेरीफाई वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सर्जरी के बाद वो स्पंजेस काउंट करते हैं कि कितने स्पंजेस यूज हो गए हैं और कितने अभी पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। हाँ, अनसेफ सर्जिकल प्रैक्टिसेस में ये भी हुआ है कि रॉन्ग साइड की सर्जरीज हुई हैं। अच्छा। और जैसे कि राइट किडनी निकालनी थी, लेफ्ट निकाल दी, मतलब बहुत सीरियस इश्यूज हो चुके हैं। सही। लेकिन अब इनकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, और डेफिनेटली हम अब आ जाते हैं, हमने मरीजों के मसाइल की बात तो कर ली, लेकिन अब ज़रा डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके मसाइल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो भी इंसान हैं, उनकी भी कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं, कभी कभी वो भी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो सर आप ये बताइएगा कि मरीजों को तो इन्फेक्शन लग सकते हैं, क्या डॉक्टर्स को और वहाँ पर जो स्टाफ है उनको भी कोई इन्फेक्शन लग सकता है? क्योंकि कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे वो डॉक्टर्स और वो वाला स्टाफ जो कि इन पेशेंट्स को देख रहा था, उनकी जानें भी गई। एक वक्त ऐसा भी था कि आई वाज सिटिंग और मेरे इर्द गिर्द 6 कोरोना पेशेंट बिल्कुल सर पे आके खड़े होते हैं वो, और वो एक डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन कर रहे होते और कहते हैं डॉक्टर साहिबा ये बता दें ये दवाई ठीक है या ये करना है। तो डॉक्टर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है या स्टाफ को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। जो हेल्थ प्रोवाइडर है, अगर वो खुद ही हेल्थ रिस्क पर आ जाए तो फिर हेल्थ प्रोवाइड कौन करेगा, फिर कौन? इसमें हमें यकीनी तौर पर जो हमने प्रोग्राम किया है, जो हेल्थ वाइज प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है ILO और WHO का एक जॉइंट प्रोग्राम है। अच्छा। नाउ दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में इसको एक्सिक्यूट कर रही है डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन जो है वो एक्सिक्यूट कर रही है। जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर सारा और मैं उसके रिसोर्स पर्सन भी हैं। उसमें बेसिकली है ही ऐसा कि हमने हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी करनी है। अच्छा, हेल्थ वर्कर्स को ज़्यादा जो इश्यूज आ जाते हैं उसके एक तो इन्फेक्शन का उसका प्रॉब्लम है, उसको हमने जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनके स्टैंडर्ड को हमने बेहतर करना है। उनके स्टैंडर्ड्स को अगर हम बेहतर कर देंगे, उसका इक्विपमेंट हम बेहतर कर देंगे, उसके जो फटीक है उसको हम कम कर देंगे, तो उस हेल्थ वर्कर की जो सेफ्टी अपनी है, उसकी जो अपनी हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आपका हेल्थ वर्कर प्रोटेक्टेड है तो देन ही विल बी एबल
कि वो अपने मरीज का इलाज कर सकेगा। हाँ, तो हुकूमत इस पर बहुत सारा काम कर रही है। हेल्थ वाइज प्रोग्राम जो है उसका तभी प्रोग्राम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं जी। अगर उनका भी ख्याल रखा जाए। जी। अच्छा डॉक्टर सायरा, डॉक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है वो बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं की कि वो ओवरवर्क्ड भी होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जब वो हाउस जॉब कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो 36 घंटे वो काम जी। करते हैं और उस वजह से वो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो उनका इस लिहाज से भी कुछ ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे यंग डॉक्टर्स ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि हमारी तो नींद नहीं पूरी हो रही, हमने तो खाना नहीं खाया। जी, हेल्थ वाइज प्रोग्राम ये कहता है कि आप हेल्थ केयर वर्कर को कंफर्टेबल रखें, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करें और उसको सपोर्ट करें। इस चीज़ में आई थिंक हमारे हॉस्पिटल्स को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो हैं और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, जब आप ऐसे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं जो क्रिटिकल हैं, जो मतलब आपको लगता है कि ये किसी टाइम भी उनकी डेथ हो सकती है, तो वो नेचुरली एक बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। फिर आपके जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो ये वाकई हेल्थ केयर वर्कर के लिए बिल्कुल। और वेस्ट में ये है कि अगर एक सर्जन है और उसने सर्जरी करनी है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस। एक सर्जन को जब सर्जरी करनी होती है तो उसको अपनी पूरी अटेंशन चाहिए और वो रिलैक्स होना चाहिए, और इसलिए इवन ऑपरेशन थिएटर्स में रिलैक्सिंग म्यूजिक प्ले किया जाता है ताकि वो सर्जरीज अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, रेडिएशन रिस्क के मुतालिक सर बताइएगा कि पेशेंट सेफ्टी की हम बात हमने कर ली, लेकिन पेशेंट को तो कहा जाता है कि जो उसके अटेंडेंट्स हैं वो उनके साथ एंटर ना हो, क्योंकि पेशेंट का तो एक्सरे होना है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपोजर किसी को ना दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो टेक्नीशियन होता है उसकी किस तरह से हिफाजत की जाती है? इसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, उसके लिए बाकायदा ड्रेस मौजूद है, उसके लिए जो लेडेड ओवरऑल्स हैं वो मौजूद होते हैं, उन्होंने वो पहन लिए होते हैं, और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसमें उन्होंने तमाम इस पर साइंस दिए हुए हैं, उसको हमें आगाह करने की ज़रूरत होती है। इसमें जो काम करने की ज़रूरत है, हमें जो पेशेंट है उसको इस सिलसिले में अवेयरनेस देनी है, और हमें हेल्थ वर्कर को इस सिलसिले में अवेयर देनी है कि वो जो जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो उनकी कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें सबसे बड़ा अच्छा काम ये हुआ है कि उसको बाकायदा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके ग्राफ लिए जाते हैं, और हेल्थ केयर कमीशन इसको मॉनिटर भी करता है। इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमें अपनी कम्युनिटी को ये बताने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि वो कम से कम अटेंडेंट लेकर हॉस्पिटल में आए, लीस्ट अटेंडेंट के साथ वो हॉस्पिटल में दाखिल हों, ताकि कम से कम लोगों का एक्सपोजर हो। बिल्कुल, उसको पिकनिक स्पॉट बनाया होता है, सब एक ही गाड़ी में बैठते हैं और मरीज को मिलने चले जाते हैं, और मरीज बेचारा जिसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, वो अपने अटेंडेंट्स के साथ जाग रहा होता है। हाँ जी, ऐसा ही। अच्छा, इमोशनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें डॉक्टर सायरा, तो कोविड के दौरान जो स्टाफ था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। हमने देखा कि डिवोर्स रेट ऊपर गया। हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट जो था वो डॉक्टर्स का था, और वो वजह ये थी कि डेफिनेटली जिस तरह कि आपने कहा कि क्रिटिकल पेशेंट्स को देखते वक्त उनको भी एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो भी इंसान है। तो इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस वक्त कोविड की पैंडेमिक आई थी तो बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो फैल गया था। तो जब डॉक्टर उस इन्वायरमेंट में जाता था कोविड के पेशेंट को अटेंड करने, तो वो खुद भी बहुत स्ट्रेस में होता था कि कहीं अगर मुझे खुद कोविड हो गया या मैं ये कोविड लेके अपने घर चला गया और हमारी फैमिली भी जो है अफेक्ट हो गई, तो वो उसके ऊपर उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता था कि वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड था। एक तो ये बात थी, फिर लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ वर्क, और फिर ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर के उसको जो थर्मल कंडीशंस है ना, उसकी गर्मियों के अंदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना, उससे जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के फेस के ऊपर रैशेस पड़ जाते थे, उनको पसीने आते थे। तो रमज़ान में भी उन्होंने सारे वो सूट पहन के प्रोटेक्टिव, और उन्होंने काम किया, और ऐसे भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने अफ्तारियां भी नहीं की और वो लोग पेशेंट को अटेंड कर रहे होते। बिल्कुल, N95 मास्क पहन के वो लोग खाना पीना नहीं कर सकते थे ना। बिल्कुल, तो उनकी मूवमेंट भी अफेक्ट होती थी, मतलब दे वर वेरी अनकंफर्टेबल। सही सही। तो इस वजह से जो है वो स्ट्रेस लेके घर भी जाते थे, और वो काफ़ी हार्ड टाइम था। बहुत अच्छा है कि अब हम उस फेज़ में से निकल रहे हैं और थिंग्स आर इम्प्रूविंग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। थैंक यू सो मच।
जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज़ 033041491010। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सवालात भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाबात आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।